बड़ी तेजी से राजवीर ठाकुर अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही डाइनिंग एरिया में उसने एक उचटती सी नजर डाली थी, जहां पर इंटरव्यू के लिए लड़कियां सोफे पर विराजमान थी। सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत और फैशनेबल थी, क्योंकि राजवीर ठाकुर की पर्सनैलिटी सेक्रेटरी के लिए उन्हें सेलेक्ट होना था। इसी हिसाब से वे तैयार भी करके आई थी। तंग और छोटे कपड़े और उनकी खूबसूरती देखकर राजवीर ठाकुर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट फैली थी। वह एक बहुत ही अय्याश बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 31 से 32 साल के लगभग थी। उसने खास तौर पर कहा था कि उसे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए लड़की की जरूरत है। यहाँ पर वही लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आएगी जो राजवीर के हिसाब से चल सके। फिलहाल एक नजर वह उन खूबसूरत लड़कियों पर डालता हुआ अपने ऑफिस के कमरे में जाकर बैठा था। लड़कियां इंटरव्यू के लिए एक एक करके अंदर जाने लगी। एक्सपीरियंस और ज्यादा ध्यान उनकी खूबसूरती को उजागर करने पर था और अदाएं भी खूब दिखा रही थी। लेकिन राजवीर को खूबसूरती के साथ साथ टैलेंटेड लड़की भी चाहिए थी, जो उसके काम को समझ सकती। फिलहाल वह सब लड़कियों का इंटरव्यू ले चुका था। बस एक आखिरी लड़की रह गई थी, जो कुछ लेट हो गई थी। रिसेप्शन ने कहा कि एक लड़की है। वह कहने लगा कि लेकिन टाइम तो खत्म हो गया है। वह कहने लगा, सर वह लड़की कुछ लेट आई थी और बहुत रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर जाने दिया जाए। राजवीर कहने लगा, जो लड़की इंटरव्यू में टाइम पर नहीं पहुंची, वह भला ड्यूटी क्या टाइम पर करेगी। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी राजवीर से कहने लगा, वह लड़की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है सर। राजवीर कहने लगा, अच्छा ठीक है, भेजो उसे। जैसे ही मधु ने दरवाजा नॉक किया, राजवीर ने बड़ी लापरवाही से कहा कि कमिंग। जैसे ही मधु अंदर आई, राजवीर ने बस एक नजर उस पर डाली थी, फिर नजर हटाना ही भूल गया था। वह पहली लड़की थी जिसे कपड़ों के नाम पर सलवार सूट पहन रखा था। फुल स्लीव ढीला ढाला सा सूट और उस पर एक बड़ा सा पिंक कलर का दुपट्टा ले रखा था। उस लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह से कपड़ों में छुपा रखा था। उसकी सादगी और उसकी आंखों में मासूमियत और नौकरी की चाहत के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ तक कि होठों पर लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी। चेहरे से लग रहा था कि जरूरतमंद है। अपने माथे पर आने वाला पसीना उस लड़की ने अपने दुपट्टे से साफ किया था। उसने दूसरे हाथ में ही अपने डॉक्यूमेंट की फाइल पकड़ी हुई थी। पाँव में घर की नॉर्मल सी जूती पहन रखी थी। वह उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की सांचे पर पूरी नहीं उतर रही थी, लेकिन उसका हुस्न देखकर राजवीर अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। लंबी कद की लड़की थी, बिल्कुल रंग सफेद था, बिना लिपस्टिक के होठ गुलाबी आंखें, बिना काजल के कचरारी गालों पर एक लंबी सी लटक रहे थे। उसकी खूबसूरती ने राजवीर को इस बात के लिए मजबूर कर गई कि वह उसे कुछ पल अपने सामने बिठाकर फुर्सत से देखे। वह कहने लगा, मैडम कुर्सी पर बैठिए, काफी नर्वस लग रही थी। राजवीर पहली नजर में ही जान चुका था कि लड़की के अंदर ना ही जॉब का एक्सपीरियंस है, लगता है किसी समस्या की वजह से मजबूर होकर नौकरी के लिए यहाँ आई है। और ऐसी लड़कियां तो राजवीर का शिकार हुआ करती थी। वह लड़की सामने ही कुर्सी पर बैठ गई, कहने लगी, मेरा नाम मधु है और सर यह मेरे डॉक्यूमेंट की फाइल है। उसने फाइल राजवीर के सामने रखी थी। उसने एक नज़र उस लड़की पर डाली, दूसरी उसकी फाइल पर। अगर वह फाइल ना भी देखता तो उसका बोलना और उसका हुस्न राजवीर को इस बात के लिए मजबूर कर चुका था कि अपना पर्सनल सेक्रेटरी वह इसी लड़की को बनाएगा। वह लड़की उसके काम को चार चांद लगा सकती है और यह लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी। एक नज़र उसके डॉक्यूमेंट को देखकर राजवीर को झटका सा लगा, क्योंकि अब तक की आने वाली सब लड़कियों में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई का रिकॉर्ड उस लड़की का था। उसने कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप पर एमबीए किया हुआ था और बिजनेस के बहुत से स्कोर उसने बहुत ही अंकों में
प्राप्त किए थे। राजवीर ने कुछ सवाल उससे पूछे जिसका उसने ठीक-ठाक जवाब भी दिया। यूँ तो जिस दिन इंटरव्यू लेता था उस दिन कभी किसी को भी नहीं रखता था, लेकिन उस लड़की की फाइल वापस पढ़ाते हुए कहने लगा, आप जाइए रिसेप्शन पर, मैं उसे कॉल कर देता हूँ और कल से जॉब पर आ जाइएगा। यह सुनकर मधु को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे उम्मीद भी नहीं थी, और उसके पिता के मृत्यु को 2 महीने हुए थे। जब तक बाप जिंदा थे तब तक घर का गुजारा आसानी से हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाप की मृत्यु हुई नौकरी के लिए मधु को बाहर जाना पड़ा। और न सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई की थी, उसके पिता तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से किसी हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। अपनी माँ की बीमारी को देखकर मधु ने नौकरी का फैसला किया था। पहली बार घर से बाहर निकली थी, बहुत घबराई हुई थी, और यह पहली जगह थी जहाँ वह नौकरी लेने आई थी। उसे तो लग रहा था जैसे दूसरी लड़कियों को महीने धक्के खाकर नौकरी मिलती थी, उसे भी ऐसे ही मिलने वाली है। लेकिन राजवीर ने तो इंटरव्यू लेते ही उसे नौकरी पर रख लिया था। वह बेहद हैरान थी और खुश भी थी कि चलो मेरी माँ की प्रार्थनाएं रंग ले आई है, क्योंकि तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। घर में आई तो अपनी माँ को उसने यह खुशखबरी सुनाई कि उसे नौकरी मिल गई है। उसकी माँ बहुत खुश थी, कहने लगी, यह तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, वरना तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि लड़कियों को इतना जल्दी नौकरी कहाँ मिलती है। मधु बेहद खुश थी, उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी ऑफर उसे इतनी आसानी से मिल गई। अगले दिन जब वही कपड़ा दोबारा से पहनकर ऑफिस गई तो राजवीर ने उसे अपने ऑफिस के कमरे में बुलाकर कहने लगा, मैडम, मधु सामने बैठी है। वह कुर्सी पर बैठ गई, बेहद खुश थी। वह कहने लगा, आपको इस एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा, आप ऑफिस के इन रूल को तोड़ नहीं सकती। वह कहने लगी, मैं इसे एक बार पढ़ लूं फिर साइन कर दूंगी। वह कहने लगा, क्या मतलब आपका? क्या आपने यहाँ नौकरी लेने से पहले यहाँ के रूल और रेगुलेशन नहीं पढ़े थे? आपको वह पहले पढ़ने चाहिए थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्हें पढ़े और मेरा टाइम खराब करें। प्लीज आप साइन करो। वह कहने लगी, सर मैं बिना पढ़े कैसे साइन कर सकती हूँ? कहने लगा, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, या तो साइन करो या फिर आप जा सकती हैं। मधु अगर मजबूर ना होती तो जरूर उस घमंडी आदमी के इस बात को सुनकर जा चुकी होती। उसने गहरी सांस ली और पेपर पर साइन कर दिए। वह नहीं जानती थी कि राजवीर के चेहरे पर कैसा कामिनी हंसी छाई थी। मिडिल क्लास की लड़कियों की मजबूरी से खेलना का तो राजीव की पुरानी आदत थी। उसके लिए वह मधु जैसी मासूम लड़कियों को अपने काबू में करना मुश्किल नहीं था, बल्कि उसके बाएं हाथ का खेल था। फिलहाल मधु ने जॉब शुरू कर दी थी। अभी उसे आए जॉब करते हुए 1 महीना नहीं हुआ था। राजवीर जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, उसने केबिन में मधु को बैठे देखा। वह लैपटॉप पर कुछ फाइल को चेक कर रही थी। उसी सूट को पहने हुए थी। उसके पास जाकर खड़ा हुआ। 1 मिनट उसके सर से पैर तक नजर दौड़ाई थी। वह भी उसका हुस्न देखकर बार बार अपना होश खो बैठता था। फिलहाल उसने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। यह कहकर वह अपने ऑफिस के रूम में चला गया। मधु जब उसके कमरे में गई तो वह अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा, मुंह में सिगरेट लिए उसे लाइटर से जला रहा था। कहने लगा, मधु आइए, अंदर आइए। मधु राजवीर के ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। मधु ने कहा, यस सर। उसे कहने लगा, आपको पता है ना कि मैंने आपको किस ड्यूटी पर अपॉइंटमेंट किया है? राजवीर के सवाल पर मधु से घबराती हुई नजरों से देखने लगी। कहने लगी, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर इस ऑफिस में आई है। क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा? मधु, राजवीर ने सिगरेट की राख ट्रे में झाड़ते हुए कहा और धुएं का गोल बनाकर मधु के मुंह पर उड़ाया था। यह देखकर मधु के माथे पर बल पड़े थे। उसे अपने बॉस की यह हरकत बहुत ही घटिया लगी थी। कहने लगा, आपने अपना
हुलिया देखा है? क्या एक पर्सनल सेक्रेटरी ऐसे आती है ऑफिस में? देखिए, अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको अभी के अभी चेक काट कर देता हूँ, लेकिन कल से आप इस हुलिया में मत आना। जिस तरह की एक पर्सनल सेक्रेटरी आती है उस हुलिये में आना। वह कहने लगी, सर मैं आपकी बात नहीं समझ रही। वह कहने लगा, क्यों? मैंने फारसी में कहा है, कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल की है जो समझ नहीं पा रही हो? मैं तो साफ सुथरी हिंदी बोल रहा हूँ। क्या आपको हिंदी नहीं आती मैडम मधु? राजवीर की बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी यह आदमी कैसा है और उससे कहना क्या चाहता है। राजवीर ने फिर से धुआं उड़ाते सिगरेट को ट्रे में बुझा दिया और कहने लगा, आईने में अपना हुलिया देखो। ऐसा लगता है आप किसी ऑफिस में नहीं बल्कि किसी स्कूल में जा रही हो। इतना लंबा सूट, ऊपर से इतना लंबा दुपट्टा ले रखा है। मेरे स्टाफ की किसी भी लेडीज एम्प्लॉय को आपने इस हुलिये में देखा है जिस हुलिये में आप हमेशा ऑफिस आ रही है? देखिए, मुझे इस तरह के कपड़ों में लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे ऑफिस में ऐसी कोई भी लड़की नहीं आती। आप फिलहाल बाहर जाइए और मेरे ऑफिस की सारी लड़कियों पर नजर दौड़ाइए। यहाँ की लड़कियां कैसे तैयार होकर आती है। कल से आप मुझे वैसे ही कपड़ों में नजर आनी चाहिए। ये कहते हुए उसने सर से पैर तक बड़ी गहरी नजरों से मधु को देखा था और फिर सामने रखे चेक बुक के चेक काटा। जैसे ही मधु जाने के लिए मुड़ी, कहने लगा, यह लो ब्लैंक चेक, इस पर जितने पैसे चाहिए आप भरकर अपने लिए शॉपिंग कर लेना। यह मत समझना कि यह पैसे आपकी तनख्वाह से ही काटूंगा। यह आप मेरी तरफ से रख लो। मधु को ये बात अपनी बेइज्जती लगी थी। कहने लगी, सर मुझे एहसान की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ। उसने वह चेक वहीं रखा और राजवीर के ऑफिस के कमरे से बाहर आ गई। वह जानती थी कि वहाँ के एम्प्लॉय किस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वह ऐसे नहीं पहन सकती थी, इसलिए सर पकड़कर अपने केबिन में बैठ गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। बड़ी आसानी से मिलने वाली नौकरी अब उसके गले का कांटा बनने लगी थी। छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि इतनी जल्दी दूसरी नौकरी का मिल जाना आसान नहीं था होता। इसलिए यह सोच रही थी कि जब जब तक दूसरी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता उसे मजबूरी में ही सही अपने बॉस की बात माननी पड़ेगी। वैसे तो पैसे तो उसके पास बिल्कुल नहीं थे, बस एक अंगूठी थी जो उसकी माँ ने उसे दे रखी थी। उसने ऑफिस आते हुए सुनार की दुकान पर गिरवी रखकर वैसे ही कपड़े खरीदे जैसे कि वहाँ की ऑफिस एम्प्लॉय पहनती थी। अगले दिन जब राजवीर ने उसे वैसे ही कपड़े में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन उसने दुपट्टा फिर भी लिया हुआ था और काफी नर्वस लग रही थी। राजवीर कहने लगा, आप अंदर आइए मैडम मधु। जैसे ही वह अंदर आई तो कहने लगा, आपको मेरे साथ मीटिंग में जाना है। अभी 10 मिनट में हम मीटिंग के लिए निकलेंगे जो कि एक रेस्टोरेंट में है। मेरे क्लाइंट भी वहाँ पर आएंगे और आपको वहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो मुझे तुमसे किस तरह का शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मधु कहने लगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद ही राजवीर के साथ एक 5 स्टार होटल में गए थे जहां पहले से ही सारे इंतजाम थे। जैसे ही वह गई कुछ देर बाद राजवीर के क्लाइंट भी वहां पहुंच चुके थे जहां उनके साथ मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन क्लाइंट की नजरें मधु के सर पर मर्डर आ रही थी। वह काफी नर्वस होने लगी, अपना हाथ छुड़ाकर पीछे कर लेती थी, जबकि उसकी हरकत को देखकर जान चुका था कि उसे यह सब पसंद नहीं, लेकिन जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। समझता था कि हर लड़की उसके पैसे की चमक देखकर उसके सामने गिर जाएगी, लेकिन वह मधु थी, एक अच्छे किरदार की लड़की थी। मीटिंग खत्म होते ही मधु जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आई कहने लगी, सर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। राजवीर कहने लगा,
मैं आपको छोड़ देता हूँ। वह कहने लगी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बस से जाने की आदत है, मैं बस में ही जाना पसंद करूंगी। वह कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी। राजवीर का एक क्लाइंट उसे दबे शब्दों में ये कह चुका था कि डील उस वक्त फाइनल करेंगे जब वह उन्हें खुश करेगी, लेकिन वह जानता था कि मधु इतनी जल्दी उसके हाथ में नहीं आएगी और ना ही उसकी बात मानेगी। फिर कुछ उसकी नीयत भी उस पर खराब थी। वह चाहता था कि पहले वह मधु के साथ टाइम बिताए और फिर उसके बाद उस क्लाइंट के लिए भी। उसे लगता था वह मधु को पैसों की लालच देगा तो वह उसकी बात मान जाएगी। इसलिए जब अगले दिन मधु आई तो कहने लगा, आपकी वजह से मेरी डील कैंसिल हो गई है। मेरी क्लाइंट काफी नाखुश हो गए थे। वह कहने लगी, क्या मतलब? कल तक तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। कहने लगा कि आपकी पर्सनल सेक्रेटरी सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है, सीधे मुंह बात तक नहीं करती। यह सुनकर मधु को हैरानी हुई थी। कहने लगी, मैंने तो बड़े प्यार से और तमीज से उनके साथ बात की थी। राजवीर कहने लगा कि उन्हें अदाएं दिखाने वाली लड़कियां पसंद आती है, तुम्हारी जैसी सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं है जो आप करके बात करे। आप खूबसूरत तो है, लेकिन यह कहकर उसने सर से पैर तक मधु को देखा था। मधु ने अपना दुपट्टा दोबारा से अपने कंधों पर जमाया था। मधु के पास आ गया और अपने हाथ से उसके दुपट्टे को उसके कंधों से हटाकर नीचे फेंक दिया था। कहने लगा, ऐसे रहा करो। फिर उसके बंधे हुए हाथ को पीछे कर दिया और कहा कि अपने बालों को खोल कर आया करो जैसे बाकी लड़कियां आती है। यह कहते हुए उसके बालों को छू रहा था। देखना चाहता था कि वह उसे कहाँ तक परमिशन देती है अपने आप को छूने की, लेकिन मधु जल्दी ही उससे पीछे हट गई थी। कहने लगी, सर प्लीज, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और इसी के पैसे लेती हूँ, अपने आप दिखाने के लिए नहीं। मैं आपके क्लाइंट की कोई भी उल्टी सीधी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। राजवीर कहने लगा, यह तो आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा होना चाहिए कि पर्सनल सेक्रेटरी को क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से अपने बॉस को खुश रखना पड़ता है। आप मुझे खुश रखेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता रहूंगा। ये कहते हुए राजवीर उसके करीब आने लगा, लेकिन उसने उसे गुस्से से देखा था। वह कहने लगी, मुझसे तमीज से बात करो, मैं एक शरीफ घर से संबंध रखती हूँ और एक शरीफ लड़की हूँ। इस तरह की बातें ना सुनती हूँ ना ही बर्दाश्त करती हूँ। मुझे नहीं करनी आपकी नौकरी। मधु के मुंह से यह बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, आपने एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले पढ़ा नहीं था? आप 1 साल से पहले मेरी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती। अगर छोड़ोगी तो आपको 10 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। आप 10 लाख रुपए मुझे दे दे और मेरे ऑफिस से जा सकती हो। राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा। वह पहले से ही उसके पर काट चुका था। वह जानता था कि वह जितना मर्जी चिड़िया की तरह फड़फड़ा ले, उसे पिंजरे में बंद कर चुका है अपने एग्रीमेंट की सूरत में। वह कहने लगी, आपने मुझे एग्रीमेंट पढ़ने नहीं दिया था। वह कहने लगा, मैं तो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम देता हूँ। आप चाहती तो साइन ना करती, चली जाती। साइन करने का मतलब तो यही है ना कि आपने एग्री कर लिया है, तो अब नखरे किस बात के दिखा रही हो? चलो, मैं पैसे बढ़ा देता हूँ, कोई समस्या नहीं। वह कहने लगी, प्लीज मुझे इस तरह की बातें ना करो। राजवीर अब समझ चुका था यह लड़की बिकाऊ बिल्कुल भी नहीं है। यह है ना हो कि उसके लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर दे। कहने लगा, ठीक है, आप जाइए, आपसे फिर कभी बात करूंगा। मधु जब घर आई तो बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी माँ बजाय अपनी बेटी की परेशानी देखे बिना उसे घर के खर्चे बता रही थी। आज मकान मालिक बहुत शोर मचा रहा था। वह कह रहा था कि अगर आपने 10 तारीख से पहले पैसे नहीं दिए तो मैं सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, आप लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर कहने लगी, बिजली का बिल पता नहीं इतना ज्यादा कैसे आ गया। हमारे घर में तो एक ही पंखा चलता है जहाँ हम दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। एक फ्रिज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। पता नहीं फिर भी
10,000 बिल कैसे आ गया? मधु तो अपने गायब दिमागी से सारी बातें सुन रही थी। वह बहुत परेशान थी। उसकी माँ कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे घर चलेगा। पता नहीं तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितनी नहीं। 15,000 तो किराया ही देना पड़ेगा। फिर 10,000 बिजली का बिल है और 5,000 की मेरी दवाइयाँ आती है। कहने लगी मम्मी आप परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा। रात को मधु अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। भगवान किसी पर भी ऐसी मुसीबत ना आए, और रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं पुलिस स्टेशन जाकर और अपनी ये सारी समस्या पुलिस को बताऊं और उसे पूछूं कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। वह सुबह ही बिना चाय पिए घर से सीधे पुलिस स्टेशन निकली थी। जब थाने पहुंची तो उसे एक कांस्टेबल पर नजर पड़ी जो उसी का क्लासमेट था। उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई और वह कांस्टेबल भी उससे बातें कर रहा था अपने स्कूल और कॉलेज की, और कहने लगा मधु जब से तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है तुमने तो किसी से बात करना और मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। अब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम कहीं जॉब कर रही हो या शादी करके हाउसवाइफ बन गई हो? मधु मुस्कुराई और कहने लगी ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मेरे पिताजी जिंदा थे तो हमारी जिंदगी बहुत आसान थी, और शायद तुम्हारी कही गई वह सारी बातें पूरी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। और उसने वह सारी ऑफिस की अपनी बात बताई। कहने लगी कि मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? कांस्टेबल कहने लगा मधु तुमने गलती तो की है, साइन करने से पहले तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ तुम हमेशा सतर्क और सावधान रहो, और बाकी अगर तुम्हें आगे मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। और जहाँ तुम काम करती हो उस आदमी की पहुंच ऊपर तक है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिलहाल मधु ये सारी बातें करके सीधा ऑफिस आ गई थी। अगले दिन जब वह ऑफिस गई तो राजवीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उस वक्त तो आपने चेयर के पीछे बने खिड़की के सामने खड़ा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। वह फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही मधु ने कमरे का दरवाजा खोला तो राजवीर की पीठ उसकी तरफ थी। उससे पहले कि वह अंदर आने की परमिशन लेती उसने देखा कि राजवीर किसी से फोन पर बात कर रहा है, इसलिए वह चुप से खड़ी रही, क्योंकि जब फोन पर बात करता था तो किसी और की भी बात नहीं सुनता था, डांट देता था। राजवीर फोन पर किसी से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, लड़कियों का इंतजाम मैं कर चुका हूँ, बस तुम जल्दी उन्हें दुबई के लिए भेज दूंगा। तुम फिक्र मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर मधु वहीं से उल्टे पांव वापस आई थी और अपने केबिन में जाकर बैठ गई थी। अपना सर पकड़ लिया और सोच भी नहीं सकती थी। उसका वो जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट की फैक्ट्री चला रहा था, और उस काम की आड़ में वह कौन कौन से काम कर रहा था। वह सोचने लगी कुछ ऐसा करो कि राजवीर के इस तरह के कामों का सबूत इकट्ठा कर लूं। जरूर वह अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उसे एग्रीमेंट पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। वह सोच चुकी थी कि अब उसकी जासूसी में लग जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ था। एक बार राजवीर ऑफिस नहीं आया था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब मधु उसके ऑफिस के कमरे में आई तो वह फाइलें रखने आई थी। सामने रखी एल्बम पर उसकी नजर पड़ी। उसने वह एल्बम उठाई, देखने लगी। उसमें कुछ कागजात थे जो एक फाइल में रखे हुए थे। उसने वह फाइल खोली तो उसके होश उड़ गए थे। वह सोच भी नहीं सकती थी यह आदमी शराफत का कपड़ा पहने जुर्म की दुनिया का बादशाह था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उस फाइल में रखे पेपर की तस्वीरें लेने लगी और एल्बम की तस्वीर ली। फिर वह अपने मोबाइल में सेव कर चुकी थी, और ये सारा मैसेज और फोटोज कांस्टेबल तनवीर को भी भेज चुकी थी, और उससे यह भी रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि अगर मेरा मोबाइल बंद हुआ तुम मेरी खोज जरूर लगाना और इस बात की तह तक जाना। 3 दिन तक लगातार राजवीर ऑफिस नहीं आया था और यही सब को पता था वह बीमार है।
उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी मधु को मौका मिलता, उसके कमरे में जाती और उसकी दराज खोलकर सब सबूत इकट्ठे करने लगती। काफ़ी कुछ अपने मोबाइल में वह सेव कर चुकी थी और कांस्टेबल तनवीर को भी भेज चुकी थी। 3 दिन बाद रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मधु को आवाज़ दी, कहने लगी, बॉस का फ़ोन आया है, तुम्हें घर पर बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ फाइल लेकर आओ। ड्राइवर नीचे खड़ा है, वह तुम्हें उनके घर ले जाएगा और वह साइन करके तुम्हें कुछ बताएंगे। उसी के हिसाब से तुम मीटिंग करोगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मधु सोच चुकी थी कि राजवीर से अपनी जान छुड़ा लेगी। मधु को बस अपने इज्जत की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी कि राजवीर जैसे आदमी के हाथों में ब्लैकमेल हो। फिलहाल तो फाइल लेकर जैसे ही ऑफिस के बिल्डिंग से नीचे उतरी तो राजवीर की गाड़ी और ड्राइवर मौजूद था। मधु गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन दिल बहुत जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने एक मैसेज तनवीर को भी कर दिया था। आज तक उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन उस आदमी से जान छुड़ाने के लिए मधु के पास बस यही एक रास्ता था और वह यह चाहती थी कि यह सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दे ताकि राजवीर पकड़ा जाए। बहुत सी लड़कियां बुरे कामों से बच जाए, लेकिन फिलहाल उसे राजवीर का भरोसा जीतना था, इसलिए वह उसके घर चली गई। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी थी और मधु बिल्कुल हैरान रह गई थी। गाड़ी का हॉर्न सुनकर चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। गाड़ी जैसे ही पार्किंग में गई, एक नौकर ने आकर गाड़ी की पिछली सीट खोली थी। जैसे ही वे मधु के इंतजार में थे, फिर वह नौकर कहने लगा, आइए, मैं आपको सर के कमरे तक ले जाता हूँ। मधु ने अपने हाथों में फाइल पकड़ रखी थी। जैसे ही वह बंगले के अंदर गई तो लग रहा था बहुत ही खूबसूरत जगह आ गई हो। उसे आंगन में ले जाया गया। फिर आंगन में मौजूद सीढ़ियां दिखाकर नौकर ने मधु से इशारा किया, कहने लगा, यहाँ से आप ऊपर चली जाओ और सामने वाला कमरा ही बॉस का है। वह कहने लगी, आप भी मेरे साथ चलिए। नौकर कहने लगा, हमें ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। मधु कुछ कहे बिना ऊपर जाने लगी। सीढ़ियां चढ़कर सामने वाला कमरा था जो खुला हुआ था। उस कमरे के अंदर गई जहां राजवीर अपने नाइट सूट में बेड पर टेक लगाकर बैठा था। मधु को देखकर कहने लगा, आइए मैडम मधु। उसके बेड के पास ही एक कुर्सी रखी थी। कहने लगा, यहाँ बैठिए। फिर उससे ऑफिस के बारे में सवाल करने लगा। फिर उससे फाइल मांगने लगा। फिर कहने लगा कि मैं 2 दिन बाद ऑफिस में आऊँगा और इसी फ्राइडे को मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप उस मीटिंग में ये कपड़ा पहने जो मैंने आपके लिए खुद खरीद कर लाया हूँ। यह कहकर उसने बेड पर पड़े शॉपिंग बैग पकड़ाया और मधु की तरफ बढ़ाया। राजवीर कहने लगा, ये कपड़ा पहनकर आप मेरे साथ मीटिंग में जाएगी। मधु ने शॉपिंग बैग खोला तो बहुत ही वाहियात सा कपड़ा देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह गुस्से से खड़ी हो गई और शॉपिंग बैग भी जोर से बेड पर फेंका और कहने लगी, मैं ये सब नहीं पहन सकती और ना ही मैं यह पहनूंगी। राजवीर कहने लगा, देखो, मना करने की सूरत में तुम्हें 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वह कहने लगा कि तुम एग्रीमेंट के हिसाब से चलने के लिए मजबूर हो। मधु कहने लगी, मैं अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि तुम ऑफिस की आड़ में कौन कौन से काम करते हो। यह सुनकर राजवीर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्या मतलब? वह कहने लगी, मैं तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में जान चुकी हूँ और मैं चुप नहीं रहूंगी। सब कुछ पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दबाजी में वह सब कुछ बता चुकी थी। यह सुनकर राजवीर गुस्से में आग बबूला हुआ था। फिर कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं तो तुम मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोलोगी। मधु कहने लगी कि पहले मेरे सामने तुम एग्रीमेंट का पेपर फाड़ोगे और सारी लड़कियों को आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे किए हुए सबूत भी पुलिस को नहीं दूंगी। मैं आखिरी मौका भी दे दूंगी ले ताकि तुम खुद को सुधार सको। राजवीर कहने लगा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मैं जब ऑफिस में आऊंगा
तुम्हारी आंखों के सामने वह पेपर फाड़ दूंगा। ये सब सुनकर वह थोड़ी तसल्ली में हो गई थी और सीधे थाने पहुंची थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तनवीर ने उसे हौसला दिया और कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मधु ने कहा कि तुम मेरी माँ को अपने घर में रख लो। तनवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मधु अपनी माँ को लेकर तनवीर के घर में आई, लेकिन अगले दिन जैसे ही ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी, बस स्टॉप पर जाने वाली थी कि जब एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास आकर रुकी और पिछली सीट का दरवाजा खुला। एक नौजवान उसको कलाई से पकड़कर गाड़ी के अंदर घसीट कर बिठाया। उसके नाक पर बेहोशी का पाउडर रुमाल में रख दिया। वह कुछ ही देर में राजवीर के फ्लैट में मौजूद थी। उसके कमरे में उसी के बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में राजवीर के पूरे बंगले को पुलिस ने घेर लिया था और रंगे हाथों राजवीर को पकड़ लिया था। राजवीर को तो समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या है। मधु को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया था और राजवीर को रंगे हाथों पकड़कर उसको जेल पहुंचा दिया गया था, क्योंकि कांस्टेबल तनवीर ने उसकी बहुत मदद की थी। जैसे ही वह घर से ऑफिस के लिए निकली थी, तनवीर भी अपने आदमियों के साथ उसके पीछे ही था और उसका पीछा करते हुए राजवीर के बंगले तक पहुंच चुका था। और वहां से उसने पुलिस वाले को खबर किया कि जो कि भारी तादाद में पुलिस वाले उसके घर में छापा मार चुके थे और उसके सारे काले करतूत को रंगे हाथों पकड़ चुके थे और उसके ऑफिस को भी सील कर दिया गया था। अब तक जितनी लड़कियां मजबूरी में उसके साथ ये सब करती थी, उन सभी लड़कियों का बयान भी लिया गया था। बस सारी लड़कियां मधु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और वह कह रही थी कि ऐसी साहस और हिम्मत वाली लड़की हम सभी को होना चाहिए। और उधर तनवीर ने भी उसकी बहुत मदद की थी। 5 दिन के बाद मधु को होश आया था, लेकिन मधु बिल्कुल सही सलामत थी। उसने मधु को टच तक भी नहीं किया था और उधर राजवीर भी अपने सारे गुनाहों को स्वीकार कर चुका था और वह भी मधु को बहुत हिम्मत वाली बता रहा था। इधर कांस्टेबल तनवीर ने मधु को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उधर मधु को भी माँ की इस बात से बहुत खुश थी कि हर बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, अपनी इज्जत और मर्यादा को बचा कर रखना चाहिए और समय रहते अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। उसने ऐसी सिचुएशन में तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व किया और पुलिस से सहायता मांगी और पुलिस ने भी हद तक उसकी हेल्प की और मुजरिमों को उसके अंजाम तक पहुंचाया। फिर उसने तनवीर से शादी कर ली। उसने अपना जब भी दोबारा से ज्वाइन किया, उसने दूसरी कंपनी में और दोनों ही हंसी खुशी अपने जीवन बिताने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों।